तेलंगाना में दूसरी बार सीएम ओहदे का हलफ लेने के बाद चंद्रशेखर राव ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। ओडिशा और बंगाल के वुजराय आला से मुलाकात के बाद पीर को दिल्ली पहुंचे केसीआर 28 दिसंबर तक राजधानी में रहेंगे। खबर है कि वो पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान रियासत के पिछड़े इलाके की तरक्की के लिए 450 करोड़ रुपए की आखिरी किस्त जारी करने की उन्होंने अपील की है। इसके अलावा तेलंगाना सीएम यूपी के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव और मायावती से भी मुलाकात करेंगे। वाज़ेह रहे कि सीएम ओहदे का हलफ लेने के बाद केसीआर तीसरे महाज को लेकर दीगर रियासतों का दौरा कर रहे हैं। टीआरएस सरकार लैंडस्लाइड विक्ट्री होने के बाद मेजॉरिटी आने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी अपोजिशन नहीं रहने के वास्ते वो अपनी कोशिश में लगा हुआ है। मेरा मतलब है, जब भी इलेक्शन होता, जीतो हारो, उसके ऊपर रिव्यू होता। हम कहाँ फेलियर हुए, रिव्यू मीटिंग लगाना था। आज 2 एमएलसी चले गए, अब वो बोल रहे कि भाई हम मीटिंग लगा लिए, हम टीआरएस में पूरा मर्ज कर दिए बोल रहे हैं। 12 तारीख को रिजल्ट हुआ, आज 22 है। मेरा मतलब है 10 दिन हो गया इलेक्शन होने के बाद, अभी तक रिव्यू नहीं रखेंगे तो फर्दर डैमेज हो सकता। क्यों बोले तो केसीआर 250 एमएलए को भी किधर से तो भी कोशिश करके के वेरियस सौंप दे के, इससे पहले जैसा बीसीओ को सौंप दिया, बकरे दिया, भैंस दिया, मच्छियां दिया और बिल्डिंग के वास्ते जगह भी दिया। अब इलेक्शन में वीकर सेक्शन को, जहां पर गांव से लीडरशिप बिल्डअप होता, वहां पर हमको रिजर्वेशन कम कर दिया। ये ऑल इशू हम बात कर सकते। फर्दर डैमेज नहीं हुए सरकार देखना है। जितना जल्दी रिव्यू लगाएंगे उसमें हर चीज बात कर सकते हैं। आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू के बाद अलग इत्तेहाद को लेकर तेलंगाना सीएम की काविशों पर देवेगौड़ा का रद्द-ए-अमल सामने आया है। साबिक वजीर आजम ने कहा है कि सभी अपोजिशन जमातों का मकसद आम इंतखाबात 2019 में एनडीए को रोकना है, चाहे उनका रास्ता अलग अलग ही क्यों न हो। इस मौके पर उन्होंने ममता बनर्जी, मायावती, अखिलेश यादव के साथ दीगर लीडरान की तारीफ की। वाज़ेह रहे कि दोबारा सीएम बनने के बाद इलाकाई जमात के लीडरान से मुलाकात वो कर रहे हैं, जिनका मकसद एक अलग यानी कि तीसरा महाज तैयार करने का है, जिसे कांग्रेस और बीजेपी से दूर रखने की बात कही जा रही है। I can't talk so lightly about KCR meeting Mamata Banerjee and KCR meeting Naveen Patnaik. You can't undermine the strength of Mamata Banerjee, Mayawati, Akhilesh and Naveen Patnaik. Don't unnecessarily try to minimize the strength of each regional leaders. See, all these people ultimately we must come together to fight the NDA headed by Modi. That's so everybody said that former Prime Minister Devegowda ji should be our leader. That means they are looking at you as a Prime Minister. I have no capacity to lead. I can lead myself in Karnataka itself. That's साबिक पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश के दिन असम के डिब्रूगढ़ में पीएम मोदी ने तारीखी पुल का इफ्तिताह किया। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने 4.94 किलोमीटर लंबी पुल की तकरीब में खुद को नहीं बुलाए जाने पर साबिक पीएम एचडी देवेगौड़ा ने अफसोस का इजहार किया है। देखिए रिपोर्ट। असम के बोगीबील में बना ये पुल आम लोगों के साथ ही मुल्क की हिफाजत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। पुल की संग बुनियाद उस वक्त के वजीर आजम एचडी देवेगौड़ा ने 22 जनवरी 1997 को रखी थी, लेकिन इस पर काम 21 अप्रैल 2002 को आन जहानी पीएम अटल बिहारी वाजपेयी हुकूमत के वक्त में शुरू हो सका। हालांकि तकरीब में खुद को नहीं बुलाए जाने पर देवेगौड़ा ने अफसोस का इजहार भी किया। That bridge was laid the foundation stone during my period. Administrative sanction, technical sanction, all these things were given, and myself, Ram Vilas Paswan, and state ministers, we have all gone there, laid the foundation stone,
this matter was also discussed on the floor of the House. Some people say it may not be possible. I said it is going to be one of the major issues. It will be completed. But it took 21 years. See, Hassan Bangalore, that also took 21 years. What can I do for that? शुमाल मशरिक के लिए काफी अहम माने जाने वाले इस पुल के आगाज के बाद मुनाकिद तकरीब में पीएम मोदी ने मुखालिफों पर हमला बोला। पुल के मुकम्मल होने में 21 साल लगने के लिए उन्होंने यूपीए हुकूमत को ही जिम्मेदार ठहराया। आप सभी साक्षी हैं कि साल 2014 तक कैसे यहाँ पर सिवाय सिर्फ कुछ आधे अधूरे खंभों के कुछ नहीं दिखता। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर अटल जी की सरकार को फिर अवसर मिलता तो 2007-8 तक इस ब्रिज का लोकार्पण हो जाता। लेकिन उसके बाद जो सरकार केंद्र में आई उसने आपकी जरूरत पर ध्यान ही नहीं दिया। बोगीबील पुल के इफ्तिताह से पहले ट्वीट कर देवगौड़ा ने इसे वेल कनेक्टेड इंडिया की एक अहम निशानी बताया था, जिसके लिए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी का शुक्रिया भी अदा किया था। हालांकि बाद में वो पीएम मोदी के दावे से इत्तेफाक नहीं रखते नजर आए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो हर काम सियासी मफाद तलाश कर ही करते हैं। Somewhere government forgot you at this moment. So many issues. Delhi Metro I have cleared, and Kashmir railway line, Valley, Udhampur, Katra railway line I have cleared. They shown the flag. What can I do? All these, so many things. Power projects, Kashmir, and highway projects, and northeastern states, airports. So who has gone there for northeastern states except Devegowda? Don't worry about those things. So you look the government's movement at this moment. I am least bothered about the invite me or not going to invite me. The people of that area is going to recognize me. It has been social media, Facebook, everybody has been, yesterday already it has been, goes on debating in that area. Why should I bother? We are very happy that it has been inaugurated. It's a very complicated, large project which is running over Brahmaputra river, and it was foundation ceremony was led by Mr. H.D. Devegowda. We are happy that it has been inaugurated by the Prime Minister, but the Prime Minister should understand that in a project inauguration, you are criticizing an opposition party. What is that you want to send a message with? All the acquisitions against the Congress party, against the UPA, should also think on his own performance as a Prime Minister and his own, and it's unfair to criticize Mr. Vajpayee in the delay of Bogeyville. आजादी के बाद मुल्क लगातार तरक्की के नए आयाम को हासिल करता रहा है, लेकिन हर बात में शुरू होने वाली सियासत शायद आवामी तरक्की के लिए जेब नहीं देता। वहीं मकामी इंतजामिया की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म एच.डी. देवगौड़ा को नहीं बुलाया जाना एक सवाल जरूर पैदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। अपने हामी के कत्ल के बाद मुजरिम को जान से मारने के वायरल वीडियो को लेकर समाजी कारकुन नरसिम्हा ने कुमारस्वामी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि वाकये के बाद मीडिया के सामने आए सीएम ने इसे जज्बाती गलती माना है। उनका कहना है कि वो कहना कुछ और चाहते थे, लेकिन बात कुछ और हो गई। इस मौके पर सीएम ने बीजेपी के सियासत करने पर कहा कि वो अपने इख्तियार में हुए आवामी ज्यादती को याद करें, जहां खाद लेने जा रहे किसानों को गोली मारने तक के वाकयात हुए हैं। That is not a big issue. That is human tendency. That kind of situation, any human being, they will react like that. I have already clarified it. Yeah, that's why I changed the word also. Instead of police officer or someone else? Which one? Who was on the other side of the line? Where? Which one? Who were you talking to on the call? Who was there on the other side? So was No, it no. Actually, I am a person, emotional person. Even not a single citizen in this state, any trouble is there, I will involve for everybody.
that issue is over, actually, according to me. That's why I told, instead of encounter, that you please smoke them. So in fact, that is my final word. BJP national leaders, Just a minute. I ask BJP leaders, when Yediyurappa running the government, then why that time police officers shoot 2 farmers in Haveri, the farmers who have went to market to get fertilizers? That is not, then it's not a big issue. So they're demanding your apology today, sir. No, why I have to take the apology? If you have taken any illegal decision, it is a very vague statement given by the Chief Minister. He is in the capacity of Chief Minister of a particular state, the population of 6.5 crore people. Here, in a country, there's a law, there's a constitution, there's a democracy. These steps are there. First of all, the complaint has to be registered in the police station, followed by the investigation, then the charge sheet, then the matter will go to the prosecution. After the prosecution, the case will go for the evidence. Finally, it ends with the justice. After the judgment, whether the accused is guilty or not, it's going to be pronounced. If it is guilty, he will be punished, or else he will be acquittal. These are all the stages. So, being a chief minister, he should aware these kind of stages. Just like that, he cannot give a statement. Do you feel that's the reason that you are raising this issue? Definitely. That's the reason I came to the Human Rights Commission. And the present chairman is none other than the Waghela, was the Chief Justice, retired Chief Justice of Karnataka. यूपी के नोएडा में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस की जानिब से कंपनीज को नोटिस जारी करने पर सियासत शुरू हो गई है। हालांकि इंतजामिया के इस पहल को मुस्लिम नौजवानों के रोजगार से भी जोड़कर देखा जाने लगा है। यूपी में नोएडा के एक पार्क में पुलिस की तरफ से नमाज पढ़ने से रोक लगाने वाले हुक्म का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और नमाज पर सियासत भी तेज हो गई है। इस मामले में एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। ओवैसी ने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। ओवैसी ने ट्वीट करके यूपी पुलिस पर सख्त तबसरा करते हुए लिखा है कि यहाँ कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाते हैं, लेकिन मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जाता है। ओवैसी के इस बयान की कांग्रेस ने भी हिमायत की है। बिल्कुल गलत है और कोई भी मानने की बात नहीं है, कोई मानेगा भी नहीं। अगर इस तरह का रूल लाना है तो सब रिलीजन्स के लिए लाना पड़ेगा, इसलिए कि बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे रास्तों पर रास्ते बंद करके गणेशा रखा जाता है। बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे रास्ते के बीच में मंदिर हैं और किसी भी हालत में ऐसे रूल को मानना हम लोगों को शोभा नहीं देता और ये सरकार जो कुछ भी कर रही है गलत कर रही है और इसकी वजह से हिंदुस्तान की सेक्युलर फैब्रिक को नुकसान होगा। दरअसल कल नोएडा के सेक्टर 58 में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस ने कंपनियों को नोटिस जारी किया है, जिसके बाद यहां बीजेपी खुले में नमाज पढ़ने वालों को गिरफ्तार करने का मशवरा दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि पुलिस को मजहबी मामले में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। सरकार और प्रशासन को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं और चुनाव आते आते, क्योंकि चुनाव में कोई काम तो बता नहीं पाएंगे कि आखिरकार नौजवानों को नौकरी दी कि नहीं देंगी। सोचिए आप कि मुख्यमंत्री जी को और उनके केंद्र के मंत्रियों को नौजवानों ने घेर लिया गाजीपुर में और जवाब नहीं दे पाए कि नौकरी और रोजगार कैसे मिलेंगे। तो आखिरकार यही तो काम करेंगे कि आप नमाज मत पढ़िए। सड़क के किनारे बैठकर नमाज तब पढ़ सकते हैं कोई मस्जिद नहीं है तो, ओके, तो ये तो जानबूझकर कर रहे हैं, तो निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए, उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए। कंपनी पर क्यों एक्शन लेना चाहिए? दरअसल पुलिस ने आसपास की सभी कंपनियों को नोटिस भेजा है, जिसमें लिखा गया है कि उनका कोई भी मुलाजिम अगर अथॉरिटी के पार्क में नमाज पढ़ते देखा गया तो कंपनी जिम्मेदार होगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जिला इंतजामिया ने इस नोटिस से पल्ला झाड़ लिया है, तो यहाँ सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं
कि अगर ऐसे में किसी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो वो मुस्लिम मुलाजिम को कंपनी में रखेगा ही क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। हैदराबाद में स्वाइन फ्लू से मुतासिर एक खातून की मौत के बाद अस्पताल में तोड़फोड़ हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस ने इसे एक जज्बाती इशू बताते हुए कहा है कि एक विडो की मौत के बाद उसके 3 नौजवान बच्चों का आपा होना लाजमी है। हालांकि पुलिस इस पर कार्रवाई शुरू कर रही है और उसने कार्रवाई शुरू कर दी है। वाज़ेह रहे कि अपनी वालिदा शमीमा की मौत के बाद उसके बेटे अस्पताल पर लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए तोड़फोड़ कर रहे थे। इस दौरान गुस्से की हालत में वो पुलिस के साथ भी नोकझोंक करते हुए नजर आए। मार दिया जान से। तेरी अम्मा मरी, तेरी अम्मा मरी। हॉस्पिटल का बिल आना जेल में डालो, चले जाओ। अरे चले जाओ भाई, चले जाओ, चले जाओ भाई। सुनने की बात बोला, चले जाओ बोला, चले जाओ बोला तेरे को। अम्मा की छूट की बात बोलो तेरे को। दोनों चले जा। बदला नहीं फोटो तेरी, अभी जान फोटो तेरी, वीडियो फोटो, अभी जान फोटो तेरी, चल निकल, ले निकल, ले की पुलिस निकल। ध्यान देना तुम, मेरी दोस्त को, तेरी अम्मा की जान ले लिए। I also seen those videos. There was no violence. I can only say there was some fisticuffs, like there was some kind of tussle was there, and there was no use of force or only pushing and gushing and bashing up was not there. That is what I could see there. So naturally, only 3 constables were there initially. Subsequently, Inspector ACP and joined them, and they have been prevented from causing further damage. And whatever the damage has occurred, that has occurred before the arrival of the police. So that way, we have been able to prevent further damage. Number one, there was only a pushing and jostling. Okay. If anybody's involvement is there, definitely we'll take them into custody. So one thing is their investigation is properly done, proper case has been booked, and we are sure that they will be brought to book and proper sections also have been applied. The question of arrest and all things will come in course of time, because now is after all the deceased Shamima is a widow, and she is not survived by her husband, and she is dependent on these 3 children, young boys, and naturally last rites have to be performed. So it is a naturally. सरकारी बैंक्स के 10 लाख मुलाजिम आज 3 बैंक्स के इज़माम की मुखालफत में हड़ताल पर हैं। इसके चलते ज्यादातर बैंकिंग कारोबार ठप पड़े रहे। हालांकि आज की हड़ताल को सिर्फ एक ट्रेलर माना जा रहा है, क्योंकि नए साल में 8 और 9 जनवरी को मुल्क की 10 अहम ट्रेड यूनियन महा हड़ताल की तैयारी कर रही हैं, जिसमें सरकारी और दीगर मुलाजिमों के साथ ही किसानों और मजदूरों को भी हड़ताल में शामिल किया जा सकता है। हालांकि आरएसएस से जुड़ी भारतीय मजदूर संघ इस हड़ताल में शामिल नहीं हुआ है। इस मौके पर एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के फैसले पर सवाल उठाते हुए उसे मुल्क की तरक्की में रुकावट बताया। लगातार बंद हो रहे बैंक शाखाओं को खतरनाक बताते हुए इसे महकमा खजाना की नाकामी करार दिया गया है। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से मुल्क के अलग अलग हिस्सों में हड़ताल का असर देखने को मिला। हालांकि इसे एक ट्रेलर के तौर पर माना जा रहा है और आगे आने वाले दिनों में इस तरह के और बड़े मुजाहिरे देखने को मिल सकते हैं।
Today, 10 lakh bank employees and officers all over the country, we are on strike. Again, the Modi government policy of merger of banks. Central government has been taking one by one anti-banking sector policies. They want to privatize the banks. They want to allow these big industrialist corporates to open banks. And now they want to merge the banks and make internationally bigger banks. Last year also they made State Bank a big bank by closing 6 banks and merging. But State Bank has not become big. For the first time after 200 years, State Bank is in loss. The bad loans in State Bank is increasing. And they are closing number of branches. 3 days ago, Deputy Finance Minister Shivaprakash Shukla, 6,950 branches have been closed. Like that he has given a written reply. That means merger means branch will be closed. Now Bank of Baroda, Vijaya Bank, Dena Bank, they have got 9,000 branches. After merger they may close 1,000, 2,000 branches. On the one hand, ATMs are being closed. On the other side, branches are being closed. Where people will go? Government is linking all the transaction to bank. So banks are very important. Bank branches are very important. Today for 12,000 population, we have one branch. It must be reduced to 2,000 or 3,000 population, one branch. That means we need more branch to be opened, more people to be accessible to banking service. But they are doing anti-public sector, anti-people, and they are not recovering the bad loan. We are going on strike today primarily for 2 demands. One is against the merger of public sector banks. Recently, you might be knowing the government has announced amalgamation of Bank of Baroda, Vijaya Bank and Dena Bank. So like this, earlier also, State Bank of India has merged itself into it, the 5 associate banks. This is one thing which we are against. The other thing is the recovery of bad loans we are demanding from the corporates. The main problem of the banking industry today is the non-performing assets. This everybody knows. The non-performing assets mounted to the tune of 10 lakhs crores of rupees in our country. Unless we recover these loans, it is very doubtful the existence of the public sector banks itself. Not only public sector banks, even the private sector banks also, the new generation private banks, they are not lagging behind in the NPS. They are also considerably contributing to the non-performing assets. We are demanding for the stringent measures for recovery of these bad loans. Stringent measures means make this willful default of and the recovery of bad loans, willful default of bad loans as a criminal offence. If you make laws towards that, laws acts towards that, then only the country will be in a position to recover the bad loans from the corporates. और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।